कतरा कतरा जोड़ने के बाद, आहिस्ता आहिस्ता पैसे जमा करने के बाद एक प्लॉट या एक घर बनाने की ख्वाहिश सारी उम्र दिल में रखते हैं ख़वातीन हज़रात। लेकिन वहीं आके उनके साथ एक ऐसा मिसहैप हो जाता है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। कराची, मैं सिर्फ अभी फिलहाल खित्ता राजी कराची की बात कर लेता हूँ। कराची के अंदर मेरा ख्याल है एक वाहिद ऐसा सिटी है जहां आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई बुकिंग करवाते हैं या कोई प्रोजेक्ट लेते हैं या कोई प्लॉट लेते हैं, उसमें इंक्लूड हमारी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट, जब आप उसकी पोजीशन पे जाते हैं, जब उसको अपने घर बनाने के ख्वाब मुकम्मल करने के लिए जा रहे होते हैं, तो आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट का एक इश्तिहार लगता है कि ये जमीन नाजायज है, इसके ऊपर जो सोसाइटी बनाई गई या जो प्रोजेक्ट बनाया गया वो इल्लीगल है। ख़वातीन हज़रात, हमारे वो इदारे, वो लोग, वो मुतासरीन जब जाके इदारों से पूछते हैं कि हमने तो आपसे पूछा था, हमने तो आपसे कहा था कि हमने आपसे जाके एनओसी ली, आपने हमें एनओसियां दिखाई भी, तो ये आप 10 साल बाद ये प्रोजेक्ट इल्लीगल कैसे हो गया? वो कहते हैं जी हमें ये गलत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, हिडन आई के नाज़रीन को खुशामदीद। मैं मोहम्मद नदीम आज आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। ख़वातीन हज़रात, दुनिया के अंदर सबसे मुस्तहकम अगर बिजनेस किसी को समझा जाता है तो वो रियल एस्टेट है, लेकिन बदकिस्मती से हम जिस खित्ता अराजी यानी कि पाकिस्तान में जहाँ रहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे रियल एस्टेट के ही शोबे में आते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे यहाँ लोग कतरा कतरा जोड़ने के बाद, आहिस्ता आहिस्ता पैसे जमा करने के बाद एक प्लॉट या एक घर बनाने की ख्वाहिश सारी उम्र दिल में रखते हैं ख़वातीन हज़रात। लेकिन वहीं आके उनके साथ एक ऐसा मिसहैप हो जाता है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि मेरे जाती सर्वे के मुताबिक हमारे यहां बरे सगीर या पाकिस्तान के अंदर एक मर्द पूरी जिंदगी के अंदर 10 अफराद में सिर्फ एक शख्स ऐसा होता है जो एक घर बना तामीर कर सकता है। बाकी या तो उससे बेनिफिट ले रहे होते हैं, या उसके अंदर रह रहे होते हैं, या उसी को डबल करके अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। ख़वातीनो हज़रात, जहां रहायशी इतने प्रॉब्लम्स हों, जहां इतनी परेशानियां हों, वहां हकीकत में एक घर बना लेना भी, 10 अफराद में से किसी एक का घर बना लेना भी जुए शेर के लाने के मुतरादिफ होता है। ख़वातीन हज़रात, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सब गलत है, लेकिन कुछ गलत जरूर है। मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, पाकिस्तान या कराची, मैं सिर्फ अभी फिलहाल खित्ता राजी कराची की बात कर लेता हूं। कराची के अंदर मेरा ख्याल है एक वाहिद ऐसा सिटी है जहां आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर कोई बुकिंग करवाते हैं या कोई प्रोजेक्ट लेते हैं या कोई प्लॉट लेते हैं, उसमें इंक्लूड हमारी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी, मैं उनका नाम भी लूंगा, बिल्कुल धड़ल्ले से लूंगा, कि जब आप उसकी पोजीशन पे जाते हैं, जब उसको अपने घर बनाने के ख्वाब मुकम्मल करने के लिए जा रहे होते हैं, तो आपको पता चलता है कि गवर्नमेंट का एक इश्तिहार लगता है कि ये जमीन नाजायज है, इसके ऊपर जो सोसाइटी बनाई गई या जो प्रोजेक्ट बनाया गया वो इल्लीगल है। ख़वातीन हज़रात, हमारे वो इदारे, वो लोग, वो मुतासरीन जब जाके इदारों से पूछते हैं कि हमने तो आपसे पूछा था, हमने तो आपसे कहा था कि हमने आपसे जाके एनओसियां भी ली, आपने हमें एनओसियां दिखाई भी, तो ये आप 10 साल बाद ये प्रोजेक्ट इल्लीगल कैसे हो गया? तो वो कहते हैं जी अब हमें नहीं मालूम, बस ये प्रोग्राम ये गलत है। ख़वातीन हज़रात, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे दुख के लम्हे हैं जिसके पे आके हम उन मुतासरीन को, उन लोगों के साथ सिर्फ हम यकजहती का इजहार कर सकते हैं या हमदर्दी कर सकते हैं, क्योंकि रियासत के पास इसका नेमुल बदल नहीं है। अब मेरे पास इसके बहुत सारे सवालात भी हैं, बहुत सारी मेरे दिल में भी बातें हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अकेला उसका जवाब नहीं दे सकता। इसके लिए मैंने आज इस हिडन आई के इस प्रोग्राम पे कुछ सीनियर्स को बुलाया, कुछ ऐसे तजुर्बेकार लोगों को बुलाया जो मुझे कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं, शायद मेरे इल्म में भी इजाफा हो और हिडन आई के इस प्लेटफॉर्म से आपको भी कुछ सीखने का मौका मिले। तो मैं शुक्रगुजार हूं सबसे पहले अपने प्रोग्राम में मदारा और चेयरमैन कराची रियल्टर एसोसिएशन के बहुत अच्छे सीनियर भी हैं, मेरे लिए मेंटोर भी हैं, जामिन बिल्डर सीईओ भी हैं जामिन बिल्डर के, काशिफ शाह साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे प्रोग्राम में। और दूसरे हमारे उस्ताद भी हैं, मेरे बहुत सीनियर भी हैं, 18 साल से हमारा इसी शोबे में ताल्लुक भी रहा। आमिर शेख साहब है, हॉक्सबे रिलेटर एसोसिएशन के चेयरमैन भी, ओहदेदार भी हैं बड़े अच्छे, और मैं इनका भी, और सीईओ है डबल ए प्रॉपर्टी के। आमिर शेख साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों लोगों ने, आपने मेरे प्रोग्राम का मौजू तो समझ ही लिया होगा, मैं क्या करूं, कहां से शुरू करूं? आमिर काशिफ शाह, मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या जो मैंने कहा वो दुरुस्त है? देखिए, आपकी जो बातें हैं वो नेचुरली दुरुस्त है, और अनफॉर्चुनेटली इन तमाम मामलात और मसाइल का सामना पिछली 7 दिहाइयों से पाकिस्तान और पाकिस्तानी कर रहे हैं। वजह क्या है? हमारे यहाँ चीज़ें रेगुलेटेड नहीं है। हम अरसे 5-6 सालों से मुसलसल इस बात पे
बार बार हुकूमत की तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर रियल एस्टेट के शोबे को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। अच्छा, रियल एस्टेट को हम दो तरीकों से अगर अलग-अलग देखें, एक हमारी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट है जिसकी आप बात करते हैं बुनियादी तौर पे, और दूसरी वो है जो कि एक आम आवाम को ये डेवलपर्स तक पहुंचाती है, वो रियल एस्टेट के सर्विसेज का शोबा है। दोनों को रेगुलेट किए जाने की ज़रूरत है। जो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है उसके हवाले से रीरा का कानून, रीरा का एक्ट आया भी और उस पर बहस भी शुरू हुई, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर बहुत सारे मसाइल थे, उसके अंदर काम करने की जरूरत थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ब्रिजिंग का किरदार अदा करते हैं रियल एस्टेट एजेंट, उनके हवाले से तो आज तक कोई कानून साजी अमल में लाई नहीं गई। अब तसव्वुर कीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई भी पाकिस्तानी है लेट्स से, और वो पाकिस्तान में अपनी हार्ड अर्न मनी भेजना चाहता है, वो पाकिस्तान को किस किस मद में फायदे देता है वो एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए कितना अजीब सा मरला है कि वो जिन लोगों के जरिए भेजना चाहता है ये अमाउंट, या उनके जरिए एडवाइस लेके वो अपनी कहीं पे अमाउंट को इन्वेस्ट करता है, ना वो क्वालिफाइड है ना रेगुलेटेड है, ना उनका अता पता है कि वो प्रोफेशनली इसमें काम कर रहे हैं या वो वन टाइम काम कर रहे हैं, या उसके बाद कहीं उनको वो दिखाई भी ना देंगे। तो ये सबसे पहला मरला आता है जहां से हमारे पास ये सिचुएशन अकर करती है, जहां पे आप फ्रॉड का नाम भी दे सकते हैं या जहां पे डिससेटिस्फैक्शन का नाम दे सकते हैं आपको। और जब तक ये अनासर मौजूद है, जब उनको कोई डर नहीं है काम करने में, तो नेचुरली बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो कि वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं वो इनको इस्तेमाल करते हुए अपने फवायद उठा लेते हैं। अगर ये सारा मामला रेगुलेटेड हो, ये सारा का सारा मामला एक सिस्टम के तहत चल रहा हो, एक लाइसेंसिंग हो इसके अंदर, तो नेचुरली हर शख्स अपनी हुदूद में रह के काम करेगा। तो मेरे ख्याल में अगर ये हुदूद का तयन हो जाता पिछली 7 दिहाइयों में, या आज भी हो जाए, तो मेरे ख्याल में जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। ऑल टुगेदर सारी चीजें नलिफाई तो नहीं होती, लेकिन बेहतरी जरूर आ सकती है। बेहतरीन बेहतरीन। आमिर भाई, आप तो माशाल्लाह पुराने सीनियर काम है रियल एस्टेट के अंदर, आज तक हम लोग किसी किस्म का कोई रेगुलेटर रियल एस्टेट में नहीं बना सके। ये तो चलो प्रोजेक्ट की बात हो रही है, गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रही है, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर ने भी तो खुद अपनी तरफ कोई रिफॉर्म नहीं की। सर, यहाँ आपकी बात जो थोड़ी सी गलत है। हमने कोशिश की, ये काशिफ भाई हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि भाई किसी तरीके से इसको रेगुलाइज कराया जाए, हमारे रियल एस्टेट को इसके अंदर लेकर आया जाए। हमारे कोर्स वगैरह का भी प्रोग्राम था, किए भी। मैंने खुद कोर्स किया है, रियल एस्टेट मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है मैंने। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन लोग टाइम नहीं निकाल सकते। सबसे बड़ा बेसिक मसला है कि टाइम नहीं निकाल सकते। सिर्फ हमारे यहाँ पर जो स्टेट ब्रोकर हैं या काम करने वाले हैं, वो सिर्फ 2 और 2-4 गिनती करते हैं, इस काम के लिए आगे नहीं आते हैं कि भाई पैसा लगाकर या जो भी हम कोर्स करेंगे टाइम ज़ाया होगा, वो करना ही हमने 2 और 2-4 ही है ना। लेकिन काशिफ भाई, बात यह कि जितना बड़ा शोबा है, इसको जब आप लोग करते हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह इन्होंने कहा कि लोग 2 और 2 4 करना, इजी मनी जिसको हम कह सकते हैं, तो जब इजी मनी है तो आप लोग इसको बाउंड क्यों नहीं करते इन दो शोबों को? देखिए, मैं जैसे अभी जिक्र किया रेगुलेट करने की जो बात की, 2016 का एक ऐसा माइलस्टोन मैं कहूँगा जहाँ से अवेयरनेस ये आई कि रियल एस्टेट शोबे को एक रेगुलराइज भी करना और उसको सिस्टमाइज भी आपको लेके चीज़ों को चलना है। 2016 के बाद एसोसिएशंस बनने का अमल शुरू हुआ पाकिस्तान भर में, जितने रियल्टर से पहले तो इनकी तादाद का अंदाजा नहीं था। आज भी हमारे पास सेंसस नहीं है मौजूद कि हम एग्जैक्ट बता सकें कि पूरे पाकिस्तान में कितने लोग हैं। हमारे अंदाजे के मुताबिक करीब 5 लाख ऑफिसेज हैं, यानी ये 5 लाख डायरेक्टली काम करने वाले खानदान है जो कि रियल एस्टेट सर्विसेज से ताल्लुक रखते हैं। अब इनके लिए मुख्तलिफ एसोसिएशंस बनी जो कि इलाकाई सतह पे बनी, फिर उन्होंने शहरों की सतह पे जुड़ना शुरू किया, फिर जिलाई सतह, और फिर बढ़ते बढ़ते ये सूबे और पूरे आपके फेडरेशन लेवल तक ये चीजें पहुंची और नेशनल लेवल तक चीजें पहुंची। अब ये पहुंचने के बाद ये काम हो रहे हैं, ये 6 साल का अरसा जिसमें ये सारे काम हुए, उसमें सारी चीजों को रेगुलराइज किया जा रहा है, सारी चीजों को एक दूसरे से लर्न करते हुए चीजों को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ सियासतों में होता है, चीजें नेचुरली डिस्कशंस में आती हैं, फिर कुछ लोग उसके प्रो होते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि आप ये याद रखिए कि जब नए लोगों के लिए रास्ते आप खोलते हैं तो पुरानों के पास बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि उसमें इनसिक्योरिटीज़ भी पैदा होती हैं, उसमें नेचुरली आपकी काबिलियत का जो है वो मवाजना भी शुरू हो जाता है। तो कंसल्टेंसी का एक अलग मेयार लोगों की एक्सपेक्टेशन में भी आ जाता है, तो बहुत सारे मसाइल आते हैं उसमें। नेचुरली इसके अंदर जैसे आमिर भाई ने जिक्र किया कि हमें खुद भी तालीम हासिल करनी है, एकेडमिकली भी अपने आप को ग्रूम करना है, टेक्निकली भी ग्रूम करना है, तो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन हाँ, ये बात दुरुस्त है आपकी कि कतई तौर पे इसमें चाहे वफाकी सतह पे हो या सूबाई सतह पे हो, हुकूमतों का अपनी जानिब से कोई तावन नहीं है, बल्कि जब भी हम अपने प्रपोजल्स लेके वहां पे गए, अनफॉर्चुनेटली जब तक वो प्रपोजल्स हम ले जाके मेच्योर लेवल तक पहुंचाते हैं या वहां पे कन्विंसिंग की बात आती है, तो वो सारी की सारी रजीम ही चेंज हो जाती है। फिर ऑल टुगेदर नया सिलसिला शुरू होता है, नए तरीके से बातचीत शुरू होती है, फिर नए तरीके से करने में तो इतना टाइम वेस्टेज है। हमारे यहाँ सिस्टम इन प्लेस नहीं है इन चीजों के लिए कि जहां तक काम हो गया वहां से आगे लेके चला जाए।
तो अनफॉर्चुनेटली वो सारी की सारी चीजें हमें भी भुगतनी पड़ रही हैं। ठीक है आमिर भाई, मैंने अभी इनसे इस मौजू पे बात की। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद उसका बाद में चंद महीने बाद, चंद साल बाद, जो मैंने अपने इंट्रो में कहा, उसको 2 नंबर निकल आता है। तो इसके ऊपर आप लोग किस तरह काउंटर करते हैं? आप तो माशाल्लाह बहुत सीनियर है। नहीं सर, देखें काउंटर हम लोग क्या करेंगे, बात यही है कि जैसे अभी हमारी ऑक्सबे की मिसाल ले लें, ये 89 की बैलेटिंग है और 5 बैलेट हो चुकी हैं, 2012 लास्ट हुआ था इसका। अच्छा, हम 2012 में बैलेट करने के बाद हम बजाय आगे जाने के पीछे खड़े हुए हैं, वहीं 89 पे ही खड़े हुए हैं, क्योंकि ना तो उनको पोजीशन दिया गया, बल्कि आप वाली बात की, जब वो वहाँ पर जाते हैं तो पता चलता है कि ज़मीन के मैटर चलना शुरू हो गए। जब वो 30-35 साल से जो है लोग पैसे दे रहे थे उसके, जो उनके प्लॉट निकले थे बैलेट के अंदर, और अलॉटमेंट भी दिए गए, बाद में उनको पता चलता है कि भाई हमारे यहाँ ज़मीन के प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। तो आप वाली बात की, वो लोग कहाँ खड़े हुए आज 30-35 साल के बाद भी? एक बंदा जो पैसे लगाए उसने आज भी वहीं खड़ा हुआ है, जीरो पे आके खड़ा हुआ है। वो एक तरीके से देखा जाए तो जीरो ही हो गया वो। तो इसको किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? हम ये बताएं, जब एक डिपार्टमेंट में जाते हैं वो आपको ओके का सिग्नल दे रहा है, आप इस सब देखें, आपका जो एतमाद है वो डिपार्टमेंट के ऊपर है, सबसे बड़ी बात। और डिपार्टमेंट ही वो चीज़ आगे बाद में अगर बोलता है कि भाई ये सही नहीं है, तो इसका जिम्मेदार कौन है सर? काशिफ भाई, आप माशाल्लाह अब डेवलपर भी हो गए। डेवलपर के अंदर जब आप एक एनओसी लेने जाते हैं तो आपके पास कौन कौन सी एनओसी होती है जो एक आम क्लाइंट देखता है आपसे? मिसाल के तौर पे आप प्रोजेक्ट, मैं खरीद रहा हूँ एक प्लॉट, तो मैं जब एक इदारे के पास जाता हूँ तो मेरे पास कौन से ऐसे पेपर्स होते हैं जो देखने चाहिए थे मुझे? देखिए, क्लाइंट्स की जो इंटरेस्ट की चीज़ है उसमें एक डेवलपमेंट या टाउन प्लान के हवाले से जो एनओसी होती है वो इम्पॉर्टेंट है, और सेल्स की एनओसी के हमें बाकायदा तौर पे सेल्स करने की, एडवर्टाइज करने की एनओसी मिल गई, यानी ये 2 एनओसीज उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद वो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली जो एनओसीज का हुसूल है ना, वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि आप इसको अगर आसान बना दें, इसमें आप बहुत सारे मामला जो आप जानते हैं, सभी जानते हैं, वो तमाम चीज़ों को अगर ख़त्म किया जाए, रेडिकेट किया जाए किसी तरह से, तो आपके पास मज़ीद लोग भी इस तरफ आएंगे, मज़ीद कंपटीशन यहाँ पे क्रिएट होगा, और अच्छी चीज़ें डिलीवर भी हो पाएंगी, और इस किस्म के मसाइल जो आप बता रहे हैं वो इस किस्म के मसाइल भी नहीं आएंगे। वो बड़ा डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर बात करना बड़ी डिटेल में इस पर बात की जा सकती है, और बड़ा ख़तरनाक टॉपिक भी है, लेकिन बहरहाल मतलब आप अनफॉर्चुनेटली हिडन आई के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये नहीं बताना चाहते कि हम डिपार्टमेंट से लड़ सकते हैं? ये बता दे कोई मसला नहीं नहीं कि नहीं, आप डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट लड़ने की बात नहीं। हमारे यहाँ सब बहुत शरीफ लोग हैं, और हमारे यहाँ रिश्वत का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल है ही नहीं, है ही हमने नहीं, कभी बिल्कुल सुना ही नहीं है हमने कि कभी रिश्वत भी होती है। अब जहाँ रिश्वत होती नहीं तो वहाँ कैसे गलत काम हो सकते हैं? बिल्कुल सही। तो बहरहाल पाकिस्तान इन सारी चीज़ों से बिल्कुल पाक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए मैं उसमें मजीद क्या बात करूँ। मतलब आपका कहने का मकसद है, वो कहते हैं हमारे यहाँ मुल्क में वो काफी जमाने में एक जुमला कहा जाता था कि वकील करने के बजाय डायरेक्ट ही जज कर लो। और आमिर भाई, बहुत खूबसूरत, काशिफ भाई ने तो हर बात को एक पैक कर दिया। देखिए सर, जहाँ रिश्वत की जो बात है ना, तो ये तो कांस्टेंट चीज़ हो गई है, अब उसके बगैर जो है काम हो नहीं सकता। मतलब आमिर वो भाई के कहते लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये जुमला बढ़ा दूं कि हमारे यहाँ इसको कहा जाता है सरकारी और दरबारी खर्चे। तो ये दरबारी खर्चे आते हैं। दरबारी नहीं, खर्च वो देखिए बोलते क्या ज़माने में सुनते आ रहे थे, ये हदीस भी है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। तो यहाँ पर इस माशरे में उल्टा हिसाब है कि रिश्वत ना देने वाला जो है ना, उसकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी, जहन्नम बन जाएगी उसकी। चाहे वो बेचारा पेंशनर हो, चाहे वो मेडिकल के लिए सर्टिफिकेट लेने जाए, चाहे अपनी पेंशन लेने के लिए चला जाए, सब चीज़ों के लिए उसको देनी पड़ेगी। और एक हमारे मिनिस्टर साहब थे यहाँ पर, आज अल्लाह ताला ने दोबारा मिनिस्टर बनाए, तो उन्होंने एक अच्छी बात की थी कि रिश्वत ख़त्म नहीं कर सकते हम, उसको सर्विस चार्जेस नहीं, उसके रेट कम कर दें। मतलब रिश्वत का रेट कम कर दें। हाँ, रिश्वत के रेट कम कर दें। हम ख़त्म नहीं कर सकते रिश्वत को किसी भी इदारों में, और होगी भी नहीं, लेकिन हम उसके रेट कम कर दें बस। मतलब ये कहने का अल्फाज मकसद ये, कहा था हमें। अगर भाई वो उस दिन हमारे वो कहते कि इसको सर्विस चार्जेस का नाम दे दिया जाए। मतलब यूं समझ लेंगे कि हमने शराब का नाम जो है वो कड़वा पानी रख ले। और काशी भाई के बाद जो उन्होंने करप्शन की बात की है ना, देखिए करप्शन और रिश्वत दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं सर। करप्शन जो है, काशिफ भाई, आमिर भाई की बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि हम जब करप्शन लफ्ज, हम देखिए हम 2 अलग नाम कर रहे हैं, लेकिन रिश्वत ली भी उसी चीज पे जाती है जो इलीगल और नाजायज हो। गलत काम की तो पैसे लिए जाते हैं, ठीक काम के भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का गवाह हूं कि हमने अपने इदारों को ठीक काम के भी पैसे दिए, लेकिन नाजायज काम कराने वाले भी तो नाजायज काम करवा लेते होंगे। असल में होता यही है, जहाँ पे पैसे लेके काम किए जा रहे होते हैं वहाँ पे फिर फायदा उठाने वाले लोग, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो फिर अपनी मर्जी के काम करवा लेते हैं। देखिए, हम ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है,
ये पाकिस्तान से बाहर भी चीज़ें मिलती हैं। हमें ऐसा, हम जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में ही तमाम तर मसाइल हैं और दुनिया जहाँ में कोई मसले नहीं है। ऐसा नहीं है। मतलब दुनिया की बेशतर जगहों पे इस किस्म के मसाइल आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे रिश्वतें भी होंगी, जहाँ पे क्राइम भी होगा, जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स भी होंगे। हम कराची की बात करते हैं, लुट जाते हैं। ये बहुत सारी जगहों पे सूरत हाल आपको देखने को मिलेगी। हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको जितना हम कम कर सकें उस पे काम करना चाहिए। उसको कम करने का तरीका ये है कि ह्यूमन इंटरेक्शन को कम करें। आप सिस्टम्स लेकर आए, सिस्टम्स के तहत लेके चलें चीज़ों को। लेकिन काशी भाई सिस्टम तो सबसे ज्यादा करप्ट है हमारा। देखिए, सिस्टम से मेरी मुराद फिर वही है, ह्यूमन एलिमेंट ना हो। अगर मिसाल के तौर पे मुझे कहीं पे, जैसे एक ज़माने में हम शनाख्ती कार्ड बनवाया करते थे, आपको याद होगा, बिल्कुल सही, शनाख्ती मैनुअल कार्ड के लिए बनाते एक लंबी चौड़ी सिलसिला होता था, एजेंट हम पकड़ते थे, उससे जाके काम कराते थे। आज उसको आसान कर दिया गया है ना। वहाँ पे मैं जाता हूँ, वहाँ जाके मैं टोकन हासिल करता हूँ, टोकन लेके वो सारा सिस्टम मेरा चलता रहता है। मैं उस ऑटोमेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूँ और इस पे काम भी किया गया। वन विंडो सोल्यूशन के नाम पे एसबीसीए में इसका काम किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी एफिकेसी कितनी है वो देखने वाली बात है। कानून तो एग्जिस्ट करते हैं अक्सर औकात, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन मार्क हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा किरदार भी है, हुकूमतों का किरदार भी है, आम आवाम का किरदार भी। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो अब तक चीजें देखी, जिसके हाथ में ताकत आती है ना, चाहे वो आम आवाम ही क्यों ना हो, वो ज्यादती कर जाती है। जाती ये है। हमें अपने आप को दुरुस्त करना होगा। लेकिन आमिर भाई, जब तक हम दुरुस्त करने जाते हैं, जब तक तो हमारी लुटिया डूब चुकी होती है, तो अब देखिए सर, कितना दुरुस्त कर ले। मतलब आखिर में फिर वही बात है कि इस बार सैलाब आया तो सारा इल्जाम उन्होंने अवाम पे लगा दिया कि भाईजान तुम्हारे एक गुनाह है, हमारा कोई कसूर नहीं है, वरना अगर तुम्हारे गुनाह ना होते तो सैलाब ही ना आता। यानी कि अंदाजा करें इसका भरम भी अवाम भरेगी। देखिए सर, करप्शन की सबसे बड़ी वजह जो इदारों के अंदर जो अभी तक हमारी नज़र में यह है कि जो जिस डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, उनको उस डिपार्टमेंट में काम करने दिया जाए, बजाय इसके कि हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को उठा के लैंड में लेकर आ जाते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट को उठा के लैंड में लेके आ जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो नाअहल लोग हैं जो फाइनेंस के या इंजीनियरिंग के ये लैंड में है, ये नाअहल लोग नहीं है, ये काम करने वाले लोग हैं। लेकिन देखिए बात यह है कि किडनी का जो स्पेशलिस्ट होगा वो किडनी का काम करेगा, उसके पास आप नहीं जाओगे हार्ट दिखाने के लिए। लेकिन उसके बारे में तो डिपार्टमेंट कहता है कि फिर इनको तो सारे रास्ते पता चल जाते हैं, इनको बदल दो पकड़ के, वो फिर उनको चोरी के मैं सारे ये तो रास्ते। बता रहा हूँ ना आपको कि जब वो दूसरा आ रहा है, क्यों आ रहा है सर? एक लैंड डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का या फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा वहाँ क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है ना कि वो वहाँ पर बार्गेनिंग करके आ रहा है कि मुझे आप वहाँ भेजें, मैं आपको जो है उस हिसाब से पेमेंट करूंगा। इसकी वो बार्गेनिंग करके आ रहा है। जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि भाई थाने भी बिकते हैं, इस तरह हर जगह पर हर इदारे के अंदर सीटें बिकती हैं। अब करप्शन, जब लाजमी सी बात है, जब आप पैसे देकर आएंगे या पैसों का आसरा देकर आएंगे तो क्या करेंगे? वहाँ बैठेंगे आराम से, पैसे लेने के लिए आए ना वो। काशी भाई, ये एक बात चीजें काम बताएं, होनी चाहिए। रियल एस्टेट के अंदर एक सबसे बड़ा हमारे यहाँ सबसे, अभी मैं क्योंकि अभी मैं गवर्नमेंट सेक्टर पे आखिर में आऊंगा, सबसे फिलहाल मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात करता हूँ। अभी हमारे यहाँ कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जिनका बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने पोजीशन और डेवलपमेंट के ऊपर इतना टाइम डिले कर दिया कि तीसरी नस्ल बदल चुकी है। इसका बड़ा फेम नाम आपने देखा होगा, बहुत सारे कराची के अंदर उन्होंने सुपर हाईवे पे अब जाके बड़ी जमीन 11,000 एकड़ लेके ले ली, नाम तो आप समझ ही गए होंगे। तो उन्होंने अभी तक आखिर नैब ने उनको आके पोजीशन देना शुरू कर दी, तो इसका कोई सद्देबाब नहीं, क्या नैब ही हर हमारा काम हमारा करेगी? देखिए, मेरे ख्याल में अवाम आज इतनी समझदार भी हो चुकी है और सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें इतनी आम हो चुकी हैं कि ऐसे डेवलपर्स और बिल्डर्स को इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है और उनको अब रिएक्शन मिलता है। मेरे ख्याल में अब आगे काम करना, ऐसे भी अगर रेगुलेशन नहीं भी बनती तो इतना आसान नहीं रहा। लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, उसी हिसाब से लोग उसकी प्रमोशंस आती हैं या सेल्स आती हैं, उसमें अपने राय का इजहार वो कर देते हैं कहीं ना कहीं। मतलब आवाम चीख पड़ती है, थोड़ा अवाम चीख पड़ती है, तो अब इतना आसान नहीं रहा। और मेरे ख्याल में ठीक है, ये अवाम का जिस तरह का रद्द अमल है, जमहूरियत में ऐसे ही होना चाहिए कि अवाम डायरेक्टली उसको इसी मद में जवाब दे सकती है, इससे ज़्यादा तो इख्तियार वो नहीं रखती। तो बाकी जहाँ तक फिर बात है, फिर हमें रेगुलेशन बनानी होंगी, रेगुलेशन बना के हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ, दूसरी जानिब ये सिर्फ और सिर्फ बिल्डर्स डेवलपर्स का, कुछ की तो आदतों में ये चीज़ होती है, कुछ का तो पैटर्न ही इसी तरह का। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी जाती है कि वो मार्केट छोड़ के भाग जाते हैं। अब हमारे यहाँ कारोबार करना इतना आसान नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ कारोबार नहीं भाई, करना आप भी इस उसमें। बात को जानते हैं, एक बिल्डर आवाम का पैसा लेके खा जाता है, जमीन पे कोई ना कोई बाद में वायलेशन होती है, जिसको हम कहते हैं नाकला जमीनों के ऊपर उन्होंने बोर्ड लगा के, एक आम पब्लिक को नहीं पता नाकला जमीन क्या होती है, और वो उस नाकला जमीन के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बेच जाता है। बाद में जब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आती है या प्रेशर आता है तो वो भाग जाता है। तो इसका भी तो कोई होना चाहिए ना। देखिए, इसी में अज्यूम करें कि अगर अवाम जिनके पास आती है वो ज्यादातर क्या होता है, रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, जिनसे आके पूछा जाता है। अगर रियल एस्टेट एजेंट से लाइसेंस याफ्ता है, अब उसको अपने लाइसेंस को होल्ड करना और उसको संभाल के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि काम करने के लिए उसको लाइसेंस चाहिए। लेट्स से ऐसी कोई सिचुएशन बना दी जाती है, तो अब अगर कोई एक आम आदमी उस लाइसेंस रियल एस्टेट एजेंट से एडवाइस लेता है, तो वो मेरे ख्याल में ठीक प्रोजेक्ट के हवाले से ठीक एडवाइस करेगा उसको, वो बताएगा उसकी सिचुएशन की क्या है। अब उसको पता है कि अगर मैंने गलत एडवाइस कर दी और मेरी शिकायत हो गई या बायलॉज जो बने हुए उसके हिसाब से
मेरा लाइसेंस मेरा कैंसिल हो सकता है, तो इसका मतलब मेरे कारोबारी मौके मेरे सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। यही चीज बिल्डर डेवलपर्स के साथ भी हो कि जहां उसको काम करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड है, अगर उसकी रेगुलेशन इस तरह की होती हैं कि किसी किस्म की जो भी एनॉमली है उसकी सूरत में, या किसी भी किस्म की आपकी कोई अगर आपने बेरारवी की उसके अंदर, उसकी सूरत में आपके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो उसमें नेचुरली उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, वो आगे काम ना कर सके। तो ये आप जब इंसाफ को आसान बनाएंगे बाय लॉज के थ्रू, तो मेरे ख्याल में दोनों साइड पे, चाहे आवाम होगी उसको अवेयरनेस ज्यादा मिल रही होगी, और बिल्डर डेवलपर हो या रियल एस्टेट एजेंट हो, नेचुरली उसके लिए कहीं ना कहीं चेक लग रहा होगा, तो उस पर सिचुएशन बेहतरी की जानिब चलना शुरू हो जाएगी। काशी आमिर भाई, काशी भाई ने जो बात की वो तो अजीब सी लग रही है मुझे। एक बात बताए, इतना बड़ा नाम कराची के अंदर, इसने समझो 25,000 एकड़ के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला, उसको तो कोई पकड़ ही नहीं सका, सवाए हाफिज नईम साहब बेचारे चीख चिल्लाते रहे बैठे, उनके अलावा तो उनको कोई काबू नहीं कर सका। तो सर आप क्या चाह रहे हैं, कौन काबू करेगा उसको? पहले तो ये बताएं मुझे। देखिए ना, वो बात ये, वो तो खुद एक चैनल पे बैठ के कह देते हैं कि मैंने तो हर चीज खरीदी है। बात ये है कि सर देखिए, जो सिस्टम का हिस्सा है तो उसकी तो हम बात नहीं कर सकते ना, किस तरह चला रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बात तो ये है कि लोगों के ऊपर भी है। अभी दूसरी बात करेंगे, अभी नया प्रोजेक्ट आया उनका, उसके बारे में नेगेटिव भी चला, पॉजिटिव भी चल रहा है, लोग जा रहे हैं ना सर। बात तो ये है कि अब लोगों को भी तो थोड़ा सा अवेयरनेस होनी नहीं तो चाहिए उसके ना। पास, हमारे पास तो उस लेवल का एक क्लास लिविंग स्टैंडर्ड है ही नहीं। यानी कि अंदाजा करें, मैं इस मंच पे बैठ के कह रहा हूँ आपके सामने कि डीएचए भी इतनी अच्छी डिलीवरी नहीं दे सका। अभी आप बोल रहे हैं कि वो डिलीवरी नहीं दे रहे, आप बोल रहे हैं कि डिलीवरी नहीं दे सका। अब तो दोनों लफ्ज एक साथ ही कर दिया आपने। नहीं, अभी आपने कंपैरिजन बोला दे दे रहा नहीं हूँ। रहा, आप बोले दे भी रहा है, वो डिलीवरी नहीं, नहीं जो दे कुछ रहा दिया उन्होंने उसके बाद उनकी करप्शन भी तो है ना। है। लेकिन बारे में इस मौजूद में बात ये दोबारा कि बात बात- कर जी आमिर भाई, माजरत, इसी मौजूद में थोड़ी देर बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। देखते रहिएगा हिडन आई का प्रोग्राम हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। एक बात चल रही थी बड़े खुशगवार मूड में। आज मेरा प्रोग्राम का मौजूद बड़ा अच्छा है, लेकिन बड़े खुशगवार मेरे जो मेहमान हैं बड़े अच्छे मौजू में बातचीत करें। आमिर भाई, ये बता दें, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे थोड़ी देर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा हमारा नुकसान कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्कीम 33 के अंदर, मैं 3-4 ऐसी लेडीज एंड जेंटलमैन अपने प्रोग्राम के थ्रू आपको नाम लेके बताता हूँ। कैपिटल सोसाइटी का आज तक नक्शा पास नहीं हो सकता। गुलशन मेहरान, आप यकीन कीजिए, हाफिज नईम साहब लड़ लड़ के थक गए, जमात इस्लामी ने अपना पूरा प्लेटफॉर्म चला के उसके ऊपर झगड़ा करके उसको दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कंट्रोलर बोर्ड उसको एक्सेस नहीं दे पा रहा। इसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी स्कीम 33 की सोसाइटी है, कोयटा टाउन के अंदर डबलिंग है, अल हबीब सोसाइटी को उठा के देख ले, मैं हैरान हो जाता हूँ कि लोगों का अरबों रुपया उसके अंदर बिल्कुल डम पड़ा हुआ और कोई कोई उनका सद्देबाब करने वाला नहीं। यानी कि हमारे यहाँ वाहिद एक पाकिस्तान, कराची एक ऐसा सिटी है जहां एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ इसलिए आता है कि इसके अकाउंट्स में पैसे ज्यादा है, उसका खराब परफॉर्मेंस के ऊपर कहीं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आता, और कुछ ना मिले, अगर पैसे ना मिले तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। आमिर भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कितनी मोहब्बत दी है हम लोगों को? देखिए सर, अभी हमारे ये चेयरमैन यार कराची के चेयरमैन है काशिफ शाह साहब, और हमारे सदर हैं रहमान साहब। इन्होंने जितनी भी एसोसिएशन है हमारी, जितनी भी एसोसिएशन हैं, उन तमाम में जो है ना एक एक टीम उन्होंने नॉमिनेट की है कि कोई भी अगर वहाँ पर उस एरिया में कोई बिल्डर प्रोजेक्ट आता है या कोई सोसाइटी आती है, तो ये उन लोगों से रब्ते करें। ये हमने बाकायदा उसके अंदर सोशल मीडिया पे चलाए भी है, बाकायदा हर नाम, जैसे हमारा ऑक्सबे का है, हमारे ऑक्सबे की टीम है, सुरजानी है, बफर जोन है, इस तरह हर एरिया में, हर एसोसिएशन में उन्होंने नॉमिनेट किए लोग कि अगर आप उस एरिया के अंदर कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, मना नहीं है, लेकिन कम से कम इनसे मालूमात ज़रूर लें उस बारे में कि ये बिल्डर कैसा है, ये सोसाइटी कैसी है। अब बात आप कर रहे हैं कि उन सोसाइटियों के बारे में किया जाए। बात यह है कि जब वो सोसाइटियाँ आई थी तो लोगों ने किससे पूछा था सर? उस वक्त के रियल एस्टेट एजेंटों ने तो उनको प्रमोट किया होगा। नहीं, रियल एस्टेट एजेंटों ने तो, आप ये तो आप कह सकते हैं। अब अगर बोलेंगे बहरिया टाउन को किसने प्रमोट किया? देखें, कैपिटल की सोसाइटी 51 की है, गुलशन मेहरान 79 की है, और 79 से लेके आज तक तो उसको रीसेल होता रहा, बदलते रहे हाथ, लीजें भी हुई हुई है। उसके बावजूद प्रोजेक्ट के अंदर जाके देखें, अब जब कभी कोई ना कोई इदारा अपनी ऑब्जेक्शन लगा के खड़ा हो जाता है। देखिए ना, हमारी जो ऑक्सबे की स्कीम है वो 89 की है, 35 साल अभी हो मैं गए। गवर्नमेंट सेक्टर पे आऊंगा, अभी आप प्राइवेट कोऑपरेटिव पे बात करें। तो सर सोसाइटियों के बारे में तो देखिए, सोसाइटी बात वही आ जाती है, सिस्टम आ जाता है। अब आप वाली बात की, जहाँ पैसा किसर पड़ा हुआ है वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लग जाता है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो लग जाता है, भाई डेवलपमेंट भी तो नहीं करके दे रहे। इससे बेहतर है कि हमारे यहाँ तो फिर भी कुछ ना कुछ प्राइवेट बिल्डर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करके दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जो भेजने का मकसद क्या है सर उनका? एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब तो सिर्फ फंड लूटना।
आप अंदाजा करिए, एक बंदे का नाम मैं इस प्रोग्राम में ले भी सकता हूं, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर है जो कराची की हिस्ट्री के अंदर मेरे ख्याल में 14 कोऑपरेटिव सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका। असेंबली में उनके ऊपर आवाज भी उठी, लेकिन आपको पता है, और हालांकि पूरी हिस्ट्री के अंदर, पूरी जिंदगी के अंदर इंसान सिर्फ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक दफा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। सर सिस्टम है, ये वही सिस्टम है। काशिफ भाई, आप क्या कहेंगे कोऑपरेटिव की इस मोहब्बत भरी जिंदगी? देखिए, बात यह है कि तमाम जितने मसाइल हैं ना, इनसे कमोबेश वो तमाम लोग आगाह हैं जो कि इस फील्ड से या इकोनॉमिक्स से या इन मामलात से कहीं ना कहीं टच हैं। इसको सही कैसे करना है ये देखा जाए। मामलात बुरे हैं, सारी चीज़ें ख़राब हैं, ठीक है, हम कब तक उनको तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे? उनको सही करने की तरफ क्यों नहीं जाते? उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम जो बार बार रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, वो इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों की चीखें निकलनी है। वो ऐसे यही वजह है कि वो डिले हो रही हैं चीज़ें, वो इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। उसमें हमें अपना किरदार अदा करना है, उसके ऊपर हमें प्रोग्राम्स करने हैं, उसमें हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आवाम में भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है। इस वक्त देखिए, रियल एस्टेट के शोबे को इस कदर तनकीद का निशाना बना दिया गया है। पाकिस्तान में लाखों एकड़ जमीन ब्राउन लैंड के तौर पर पड़ी हुई है, बंजर बयाबान, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। वहां हाउसिंग सोसाइटी डेवलप होने लगे, चाहे जैसे भी हो रही हो, वहां जैसे ही हाउसिंग सोसाइटी डेवलप होती है, जरा तसव्वुर तो करें वहां पे कितने लोगों का रोजगार शुरू होता है, कितनी अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, उनके कारोबार शुरू होते हैं, उसमें काम करने वाले लोगों का जरिया माश बनती है वो चीज। लेकिन हम उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। उसको यूटिलाइज कैसे किया जाए ये सोचना चाहिए। किन कवानीन के जरिए हम लोगों को सिक्योर कैसे करें? लोगों को सिक्योर में सिर्फ और सिर्फ वो आवाम नहीं है जो वहां इन्वेस्टमेंट कर रही है, बल्कि उसको सिक्योर करें जो बिल्डर वहां पे काम कर रहा है, वो अपना सरमाया लगा के काम करता है। उसके लिए कितने मसाइल और कितनी मुसीबतें जब उस फील्ड में आता है इंसान, तब उसको पता चलता है कि यहाँ पे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो बहरहाल दोनों चीजों को हमें देखना चाहिए। फिर वही बात कहूंगा कि रेगुलेशंस ही वाहिद रास्ता है, और रेगुलेशंस एक दफा बन जाए तो इस दफा 5 लाख के करीब मैं रियल एस्टेट एजेंट आपको दे सकता हूं जो कि इंशाल्लाह उसकी इंप्लीमेंटेशन कराने और उस पर वॉच डॉग की तरह काम करने को तैयार होंगे। लेकिन आबिर भाई देखिए, काशिफ भाई की जो बात है, वो रेगुलेटर एक बहुत अच्छी अथॉरिटी का इनका आइडिया बहुत जबरदस्त, और वो काम भी हो रहा है इसके ऊपर, लेकिन इसको लगते लगते बनते बनते तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस दौरान तो कई लोगों की लुटिया डूब चुकी होगी। सर टाइम क्यों लग जाएगा? बात ये, क्यों टाइम लग जाएगा? गवर्नमेंट एक चाहे एक बिल पास करेगी, हो जाएगा। लेकिन उसके मिनट्स, उसके ऊपर वर्किंग, उसके अलावा फिर आपके यहाँ, आपको तो पता है ना, हमारे यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्शन लगती है, काम से पहले हमारे यहाँ ऑब्जेक्शन लगती है। अपने अपने मफादात को पहले पॉइंट आउट कर लिया जाता है। बेसिकली बात ये है कि होगी नहीं ना, यूं आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे होगी नहीं है, आप करें बनते बनते टाइम लग जाएगा, तो आप एक लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे ये हो नहीं सकता। जब हो नहीं सकता तो फिर सर बैठे इंतजार कर रहे हैं सारे, जैसे लोग भी बैठे हैं। इसमें काशिफ भाई ये बताएं, डेवलपमेंट जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लाते हैं, कोई स्कीम गवर्नमेंट लाती है, चाहे स्कीम 4500 3300, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपना कोई किरदार अदा नहीं किया। मतलब यूं समझ लें कि हम एक बच्चे की तरह ऐसा बच्चा पैदा किया और उसको सड़क पे छोड़ दिया, ना उसके पहनाने का ना खिलाने का। स्कीम 33 आज 70 से पहले की लॉन्चिंग है इसकी, उसके अंदर मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ तो हवा भी सर थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। हमारे यहाँ ये हुआ, एक तो सोसाइटी गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों के ब्लेंडर थे, ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गवर्नमेंट ने भी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। तो इसके ऊपर कभी आपने जोर नहीं दिया कि खुदा के लिए स्ट्रक्चर तो दो, आप सड़कें तो दो। इसमें देखिए बहुत सारा काम किया जा चुका है, और आजकल आपको दिख रहा होगा बहुत सारी जगह हमारी रियल एस्टेट एसोसिएशन एहतजाज कर रही है उसमें। आपके साथ आमिर भाई मौजूद हैं। आमिर भाई स्कीम 42 पे बहुत ज़्यादा अभी काम करते रहे हैं, और पिछले दिनों बड़ा भरपूर किस्म का एहतजाज किया गया। उससे पहले सुरजानी टाउन में मामला चले, उसका एहतजाज किया गया। अनफॉर्चुनेटली उसमें भी क्या हुआ, जो ताकतवर हल्के उन्होंने उल्टे केसेस करवाए हमारे लोगों के ऊपर। अब जहाँ पे वैसे ही कारोबारी मुश्किलात हैं, जहाँ पे माशी मुश्किलात हैं, वहाँ इन केसेस को भी भुगतना पड़ता। तो हम अपनी बिसात के मुताबिक चीज़ों में कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी समझने की हमारे पास अथॉरिटीज हैं कि हम बंदूकें निकाल के बाहर नहीं निकल सड़क सकते, पे नहीं निकल सकते। ठीक है ना। तो हम जहां तक आवाजें उठा सकते हैं, आज सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों को जोड़ा जा सके। यही आपसे भी अर्ज की, दूसरे लोगों से भी अर्ज करते हैं कि इन पे प्रोग्राम्स करें। एक प्रेशर तो बिल्ट होता है, और इस प्रेशर के नतीजे में अगर कहीं पे रेगुलेशन बन रही हो या कहीं पे चीजों को दुरुस्त किया जाए, मेरे ख्याल में यही किरदार हम अदा कर सकते हैं। सबसे बेहतर किरदार तो यही है, चाहे हम सियासी जमातें हों, इदारे हों, या इस तरह से अवाम के साथ हम सबसे कोशिश करते हैं इंटरेक्शन करें और अपनी बात उन तक पहुंचाएं। बाकी नताइज तो अल्लाह की जात को उसका इख्तियार है कि अल्लाह का वाम इंशाल्लाह उसके नताइज। काशिफ भाई ने तो सर टोटल का टोटल काम एहतजाजों पे लिया है, तो गवर्नमेंट के अंदर तो हम जाके किसी तरीके से उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। लेकिन ना गुलशन गुलिस्तान जोहर, आज अगर उनकी स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ, पानी बिजली की सहूलतें मिलती, गुलिस्तान जोहर आबाद हो गया। तो स्कीम 33 के अंदर गवर्नमेंट को आप प्रेशर क्यों नहीं देते, बजाय सड़कों पर एहतजाज करने के जाके सीनियर से बात करें। नहीं सर, देखिए अब तो वो चेंज हो गया।
पुरानी वाली जो माहौल था वो उसमें चेंजिंग आ गई, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। अब सिर्फ प्रेशर के अलावा और कोई काम नहीं है सर। मतलब लास्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन एहतजाज है। आपने बार बार जो हाफिज नईम साहब का नाम लिया कि हाफिज नईम साहब ने ये किया, हाफिज नईम साहब ने, बात ये है कि वो जमात है सर, एक सियासी पार्टी है। हम एक ना तो जमात है ना सियासी पार्टी है। माशाल्लाह पाकिस्तान बहुत अच्छी रिलेटेड एसोसिएशंस बन गई। यही तो मैं आपसे अर्ज नहीं करता नहीं, हूँ इसमें ना सर, देखिए यही काम तो अर्ज किया कर जा रहा रहा हूँ, है, यही तो ऐसा काम कर नहीं रहे है हैं काम हम नहीं इसके किया ऊपर। जा रहा है, काम किया जा रहा है और नताइज भी उसमें आए हैं। ये आपकी बहुत सारी प्राइवेट सोसाइटीज भी हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिन्होंने अब जाके जो डिलीवर किया उसकी वजह यही रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, जिनका ये सारा सिस्टम बना, उन्होंने जाके एहतजाज किया। अनफॉर्चुनेटली ये जहन में रखिए नदीम भाई कि रियल एस्टेट एजेंट वहाँ पे कारोबार करती है, असल स्टेक होल्डर्स जो है ना वो आवाम है। जब आवाम को ये स्टेक होल्डर्स यानी रियल एस्टेट एजेंट आवाम को आवाज़ देते हैं, अनफॉर्चुनेटली पीछे कोई भी नहीं होता। तो जिसको तकलीफ है उसको भी समझना और बाहर निकलना पड़ेगा। हम इसीलिए सोशल मीडिया के थ्रू उनसे भी रब्ता करते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं कि एहतजाज में कहीं जाके हम टायर जलाते रहें, खुदा न खासा। एहतजाज का तरीका ये भी होता है कि एक कुर्सी जिसके लिए जिसका ये काम है बेसिकली उससे जाके बार बार बात की जाए, वो नहीं कर रहा तो उससे ऊपर बात की जाए, ये भी एहतजाज का अंदाज है। तो हम ये तरीका अपना रहे हैं। हम यहाँ इदारों में भी बात करते हैं, इन प्रॉब्लम्स को लेके हम बार बार हुकूमती ऐवानों में भी जा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, बार बार हुकूमतें यहाँ पे तब्दील हो जाती हैं, बार बार सिस्टम्स चेंज हो जाते हैं, तो नेचुरली हमें उसमें तकालीफ आती है। लेकिन हम नाउमीद नहीं है, हम कर रहे हैं काम उसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कहीं हमें इसमें पजीराई भी मिल गई है, कहीं कहीं हमें कामयाबी भी मिल गई है। तो ये बात हमें हौसला दिलाती है कि इंशाल्लाह हम काम करते रहें, तो आज नहीं कल इंशाल्लाह एक एक करके चीजों में हमें बेहतरी नजर आएगी। अच्छा, अगर भाई डेवलपर्स, अभी हम डेवलपर्स की बातें हो रही है, अब हम थोड़ा सा बिल्डर की तरफ भी आते हैं। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन के शोबे के अंदर उस तरीके से प्राइसेस इतने हाई है, लेकिन रिहायशी सहूलतें और उसकी कंस्ट्रक्शन का मेयार इतना खराब हो गया, इसकी क्या वजह है? सर आप बिल्डर की बात करेंगे या मैं दोनों पे ले लेता हूं। दोनों पे लेते हैं। देखिए बात यह है कि अभी काशिफ भाई ने कहा कि लोग यहाँ काफ़ी जगह खाली पड़ी है। ये बात की इन्होंने कि भाई जगह खाली पड़ी है, वहाँ काम करने का मौका दिया जाए, काम किया जाए। हमारी स्कीमें बहुत सारी ऐसी खाली पड़ी हैं जिनको आबाद किया जाए। जब लोगों को आबाद करेंगे तो ऑटोमेटिकली बिल्डर का रेट नीचे आएगा सर, क्योंकि आपके पास जगह मिलेगी, आपके पास जो है चॉइसें हो जाएंगी। जब आपके पास चॉइस ही नहीं है, एक काम ही नहीं हो रहा, 30-30 साल 35-35 साल से स्कीमें आपकी वैसी की वैसी डम पड़ी हैं, वहीं की वहीं खड़ी हैं। जैसे आपने कहा कोई स्ट्रक्चर का काम नहीं है उसके अंदर, तो बिल्डर के ऑटोमेटिकली रेट भी बढ़ेंगे, और ऊपर से जो हालात कंस्ट्रक्शन के रेट चल रहे हैं, ऑटोमेटिकली रेट तो बढ़ेगा ही ना सर। तो कंस्ट्रक्शन मतलब इसका मतलब ये है कि हमारी सिर्फ आगे की स्ट्रक्चर अगर नहीं बढ़ रहे तो इसका मतलब है ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है हमारी। सर देखिए बात यह है कि हमें तकरीबन पाकिस्तान में जो है हर साल कम से कम 1 लाख घर चाहिए। जी हाँ, ये 91 का सर्वे था। जी, ये 1 लाख का घर, कराची 91 की, और अब तो खैर बहुत ज्यादा अब तो हो 2 गया, लाख के ऊपर चला 2 लाख से हो गया। हम कहाँ बना रहे हैं सर? ये तो ऑटोमेटिकली बात है ना, वो फिर वही 2-2 कमरों वाले 3-3 कमरों में जाएंगे। इसीलिए जो है कंस्ट्रक्शन बिल्डर जो है क्यों आगे जा रहे हैं सर, पोर्शंस क्यों बन रहे हैं, इसी वजह से बन रहे हैं। पोर्शन का काम भी इसी वजह से चल रहा है। पोर्शन से बात अभी आगे बढ़ाता हूँ काशिफ भाई। हमारी इंडस्ट्री को सबसे तबाह कच्ची आबादियों ने किया। कच्ची आबादी आसान जरिया बन गया, लोगों को इजी मनी लगती है कि ठीक है जाइए कब्जा लीजिए, कौन एनओसीओ के पीछे लगे, कौन बाद में करता, ठीक है बाद में घर बनाइए, उसके बाद खुद ही सीवरेज बना लीजिए, खुद ही पानी लगवा लीजिए। क्या ये आसान तरीका नहीं लगता? देखिए वैसे इंटरेस्ट मुख्तलिफ बात। वक्तों में मुख्तलिफ लोगों के रहे हैं, ठीक है ना, उसमें सियासी मामलात भी रहे और गैर सियासी मामलात भी रहे, जो कि माफिया है जो काम करता रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम उनको गुंजाइश देता है तो वो उसमें फ़ायदे उठाते हैं। तो लेकिन वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम नई रिसर्चेस कर लेते सही टाइम पे, अगर हम ऑल्टरनेट कंस्ट्रक्शन के मेथड्स ढूंढ लेते, नई टेक्नोलॉजीज को ले आते, तो उस तरफ जाने की एक आम आदमी को ज़रूरत पड़ती। क्योंकि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो इस वक्त इतनी हैवी है, हमने आज भी 3500 रुपये 4500 रुपये प्लस चले जी, लेकिन आज भी नदीम भाई इसमें हम कॉस्ट को डाउन कर सकते हैं। हम चीज़ों को एक्सेप्ट करने को तैयार कहाँ हैं? हमें तो वही चाहिए सरिया, वही चाहिए हमें ईंटें, वही बजरी, वही सीमेंट, वही तमाम चीज़ें करनी है। आज प्री कास्ट में, प्री फैब्रिकेटेड में इतना काम हो रहा है, आपका टाइम भी बचता है, आपकी कॉस्ट भी बचती है, पायदारी भी आपकी ज्यादा आती है। आज तक हमने इंसुलेशंस के नाम भी नहीं सुने होंगे। आज देखिए बिजली का खर्चा तक बचाया जा सकता है उसके अंदर, कि आप हीट इंसुलेटर्स वॉल्स यूज करें उसके अंदर, आपके खर्चा भी कम हो रहा है, टाइम भी कम लग रहा है। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है, हम नई चीजों की तरफ जाने को तैयार नहीं है। नया कोई बिल्डर होता है वो नेचुरली वो कैसे काम करे जब उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी? जब मार्केट एक्सेप्ट करेगी इन चीजों को तो अच्छा एक्सेप्टेंस कैसे क्रिएट होगी? जब हमारे सर्चेज हो रही होंगी,
रिसर्चेस होंगी, उसकी या फिर इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ फ्लो की रेफरेंस हो, जाएगी। या आपने आंखों से देखा हो कि ये चीज आ गई। देखिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस में हमने पिछले दिनों कोविड के दौरान देखा और बातें भी बड़ी की कि चाइना तो बड़ा जबरदस्त टेक्नोलॉजी लेकर आया जी, उसने 15 दिन के अंदर 50 मंजिला हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। तो कैसे खड़ा किया, ये इसी आपने कभी सोचा कि कैसे खड़ा कर दिया? वो उधर खड़े होकर हर महीने के बाद पानी नहीं डाल रहे थे उसकी छतों पे कि छतों को हम पका लें, फिर उसके बाद अगला महीने अगली जाए छत और पे। अगली जाए। तो यार हमें चीजों को एक्सेप्ट करना होगा, हमें चीजों को देख। अब अगर लो कॉस्ट आप चीजों को ले आए तो कच्ची आबादियां क्यों बनेंगी? वो इधर चले जाएंगे। क्या उनको रहने का हक नहीं है? क्या उनको अच्छी चीजें यूटिलाइज नहीं करनी? लेकिन इस बात को भी हमने समझना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी सस्टेन नहीं कर सकती इतनी महंगाई को, तो नेचुरली उनको अल्टरनेट मींस चाहिए, तो आप दें उनको। तो इसमें हमारे जो, जिस तरह आमिर भाई अभी हमारी बात हुई थी, जिस तरह सियासी पार्टियां एक तरफ उनके मसाइल हल कर रही हैं लेकिन प्रोटेक्शन भी तो देती है। कराची के अंदर बहुत सारी ऐसी सियासी पार्टियां जिनके बारे में कह सकते हैं जिनके नंबर ऑफ गोट उनके नाम से। बात यह है कि सर पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है। अब लोगों की ज़मीन है, गवर्नमेंट की भी ज़मीन है, उसके ऊपर भी जो है गोडाबाद के नाम पे जो है आबादी हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आसान सा है ना सर भाई, बेचने के बाद गवर्नमेंट ने उनको लोगों को देने के बाद भी फिर गोडाबाद बन गया उसके ऊपर, कोई पूछने वाला नहीं है सर। काशी भाई हमारे गोडाबाद के कवानीन किसने बनाया? हुकूमतों ने बनाया ना। बिल्कुल सही। हुकूमतें बनाती हैं ये सारी चीजें, किस लिए बनाती हैं हम सबको पता है। किन चीजों पे नदीम भाई आप बात करवाना चाह रहे हैं? बात ये कि सुनने की ताब रखते हैं हम क्या हौसला रखते हैं इन चीजों को सही मैं तो करने रख लेता हूँ, का? बाकी क्या बाकी हमारी बाकी हमारी विल है? एक्चुअली नहीं है, हमारी विल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं और आप बात करके चले जाएंगे, जिन्होंने करना है वही तो तमाम चीजें इस किस्म के लकूनास छोड़ते हैं जहां से सारे मामला को खराब किया जा सके। इतने मुश्किल एनवायरमेंट में फिर किसी का लीगल काम करना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें आवाम नेचुरली फिर सफर करती है और जैसे कर रही है अभी। तो या तो कवानीन को तब्दील करें ऑल टुगेदर, कोई नया यहाँ पे कोई इनकलाब लेकर आए, इनकलाब बर्पा करें, इनकलाब की सूरत में आपको कोई ऐसा लीडर मिले जो कि सारी चीजों को चेंज करे, फिर जाके सारी चीजें हो सकती हैं। अदरवाइज हमने इसी में एडजस्ट करके रहना है, कहीं ना कहीं इसी में चलना मतलब है। ये है कि रोते रहे और इस तरह चलते रहे तो बड़ी मुश्किल सी बात की। आमिर भाई क्या कहेंगे इस मौजूद में, मुझे तो समझ नहीं आई। देखिए सर चल रहे हैं ना, मैंने कहा चल रहे हैं लोग। कौन इसके, किसने एहतजाज किया सर? कौन आ रहा है? जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। अभी ये बात करें हम किसी को, काशी भाई ने बात की कि हम लोगों को बोलते हैं कि अगर अपने अपने है कि नहीं सर, प्लॉट लिए हुए आपको कब्जा नहीं मिल रहा, बाहर आए, ये आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब मसला ये होता है कि उसके बाद भी बैक डोर डिप्लोमेसियां हो जाती है। वो कहते हैं जो इदारों से उनकी अपनी साजबाज हो जाती है, आपकी तो कुछ सुनता ही नहीं है। किसकी साजबाज हो जाएगी? जाहिर है जो इतने बड़े डेवलपर और बिल्डर बैठे हुए जिनके इतने स्टेक लगे हुए, वो तो आगे हिलने ही नहीं देते एक आदमी को। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पावर है, प्रेशर है, तो क्यों नहीं होता सर काम? अवाम बड़ी कुव्वत रखती है, बड़ी पावर रखती है, सिर्फ ये समझ नहीं रखती कि उसके पास पावर है कितनी। उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं। बहुत खूबसूरत बातें और चल रही है आमिर भाई। काशी भाई हमारे मुल्क में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गुलिस्तान जौहर के अंदर आरिफ अलवी साहब के प्लॉट पे भी कब्जा हो गया, क्या कहेंगे उसके बाद? आप क्या समझते हैं कि मेरा घर महफूज होगा? सर इस बात को सुन के तो मैं यही तसल्ली कर सकता हूँ कि सिर्फ मैं नहीं उस लाइन में, बल्कि अशराफिया भी है। चले एक आम आदमी नहीं, अशराफिया भी इसके अंदर फंस जाती है। यानी कि उन्होंने विड्रॉ किया अपने प्लॉट से। किताबें आ जाते हैं। आपको पता है उन्होंने विड्रॉ किया इस प्लॉट से? मैंने तो आपको जवाब दे दिया। खूबसूरत बात, खूबसूरत बात। लेडीज एंड जेंटलमैन हमारी बात चल रही है। आमिर भाई से और काशी भाई से कुछ और बातें भी पूछते हैं। काशी भाई और आमिर भाई आप दोनों मुझे बताएं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरह कम करें हम लोग, ताकि आम हमारे लोग कच्ची आबादियों गलत प्रोजेक्ट्स में ना फंसे। ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी की तरफ हमें जाना होगा। इस वक्त देखिए एनईडी में अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्चेस चल रही हैं इसके ऊपर, और मैं बतौर इदारा उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं हम, और वहाँ पे जितनी सपोर्ट हो सकती है, क्योंकि नेचुरली उनको माली सपोर्ट भी चाहिए, उनको मॉरल सपोर्ट भी चाहिए, तो हम जहाँ तक माली सपोर्ट हो सकती है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं जो कि कर रहे हैं इसमें, और उनकी रिसर्चेज जिस वक्त सामने आएंगी तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो रिसर्चेज करके सामने आ जाएंगे। इंशाल्लाह जो हमारे प्रोजेक्ट हैं हम उसमें उनके लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे वो प्रोडक्शन दे सकें इस किस्म की चीज़ों की, फिर उसको मार्केट भी अपने तौर पर करेंगे। ये किरदार हर डेवलपर अगर अदा करे, हर बिल्डर अगर अदा करे, तो हुकूमतें अगर इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगी तो तब हो जाएंगी सीरियस। मेरे ख्याल में ये वो तरीक़ेकार है जिससे हम आवाम को कन्विंस कर सकते हैं कि ये चीज़ें बेहतर हैं, जहाँ से कॉस्ट कंट्रोल भी हो रही है, जो चीज़ मिल रही है उसकी क्वालिटी भी बेहतर है। मेरे ख्याल में सिर्फ हमें जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं थे कि प्राइवेट सेक्टर में अभी आप एमडीए में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह आपका काम रहा, अगर वो आपका हॉक्स पे में रहा, तेसर का बहुत बड़ा गवर्नमेंट के। एक तो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट आते हैं बहुत देर से, मतलब अब यूँ समझ लें कि ये आखिरी प्रोजेक्ट जो हमारे नेमतुल्लाह साहब 2004 में दे गए 63 हाउस, उसके बाद अभी तक नया कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, और उसमें भी डिलीवरी इतनी स्लो है
कि अब भी रिसेंटली आपको बताऊं, कल भी एक लड़का वहां पे गन शॉट से जख्मी हुआ, यानी कि चंद दुकानें चंद ऑफिस बने तेसर टाउन के अंदर और गन शॉट से जख्मी हो गए, डकैतियां हो रही हैं, लोग उधर जा नहीं पा रहे। तो इस तरीके से कोई जब गवर्नमेंट ही अपनी सहूलत नहीं दे रही तो हम आम पब्लिक किस तरह जाके उन नए इलाकों को आबाद करें? जिस तरह आपने कहा कि नए इलाके हमें आगे को बढ़ना है ऊपर के बजाय। देखिए नदीम भाई, अभी मैं बल्कि कल कुछ लोगों से डिस्कस कर रहा था, आजकल की सिचुएशन से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आजकल की सिचुएशन क्या है? पाकिस्तान डिफॉल्ट के दाने पे खड़ा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान के पास डॉलर्स की कमी है। हमारे पास हजारों लाखों एकड़ ये ब्राउन लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। शायद डाकू पालते हैं वहां पे, और उसके बाद हमारे पास क्रिमिनल एक्टिविटीज और बहुत सारी चीजें होती है, या फिर चले ना भी हो तो खाली पड़ा हुआ। हम क्यों नहीं ये पाकिस्तानी एक्सपैट्स को ऑफर करते? क्यों नहीं ये ओवरसीज पाकिस्तानीज को ऑफर करते? क्यों नहीं ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को ऑफर करते? बेनजीर भुट्टो अच्छा, अच्छा, 88 में, मैं आपको जी, बताऊं, 88 में कराची के सराउंडिंग, शहरी इलाकों के सराउंडिंग उन्होंने 30 साल जमीनें दी थी। ठीक है। 30 साल जमीनों को आज हम अपना टोटल कब्जा लेके बैठे। हालांकि उन्होंने फार्म हाउस और एग्रीकल्चर के लिए दिया था कि लोगों को रोजगार मिल जाए। लोगों ने उसको इतना गलत इस्तेमाल किया कि आज वो काबिजी में, हालांकि वो 30 साल लिख के दिया था, एक्सटेंडेबल नहीं है, लेकिन आप उसको ठीक वो कह भी रहे खा गए। हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए अगर एक चीज अच्छे मकसद के लिए की गई और उसको उसके रिपोर्टेशंस अच्छे नहीं आए, तो उसमें फिर देखें कि कहां पे लकूना से, कहां पे लूप होल से उसको करेक्ट करने के। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऑल टुगेदर उस आइडिया को छोड़ दिया जाए। अब देखिए दुनिया जहां में रेवोल्यूशन आया आईटी का, पाकिस्तान में किधर है आईटी का कोई सेंटर बनाया गया? अभी तक कोई आईटी के लिए कोई लैंड मुख्तस किया गया? आप उसका लैंड मुख्तस करते हैं, आप इंटरनेशनल बायर को आप दे देते हैं और उसको कहते हैं पेमेंट करो हमें डॉलर्स में, तब हम आपको ये लैंड देंगे। कितनी बड़ी मिकदार में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम आज भी इकट्ठा कर सकते हैं इसके ऊपर। हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ठीक है, हम इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे यूटिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाते। अरे वो लैंड बेचिए आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली और उनसे डॉलर्स में पैसे मंगवाइए, या सर, आप अभी पाकिस्तानियों को अभी बेचिए डॉलर्स में आमिर पैसे भाई और मंगवाइए। काशी भाई ये बताया, अभी एक हम लोग एक बीच बेचने के मूड में थे, उस पे तो इतनी सारी ऑब्जेक्शंस आ गई, इतना ज्यादा हम लोगों ने वावेला मचा दिया कि शायद सिंध पूरा बिकने लगा। देखिए वावेला तो मचेगा, यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों के, लेकिन वावेला तो माजी में भी चीजों पे मचता रहा है, और हम कब तक इस वावेले की नजर होके अपने मफादात को छोड़ते रहेंगे? अनफॉर्चुनेटली आज इस पोजीशन पे हम खड़े हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली, कि बहुत सारी चीजें किए बगैर चारा नहीं है, और ये बातें आज आवाम को भी पता चल रही हैं, तो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करें। देखिए हर एक मुसीबत आपको, हर एक चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी साथ लेकर आती है, तो ये अपॉर्चुनिटी आज आपके पास, आज लोग तैयार है ना महंगाई को भी बर्दाश्त करने के लिए, आज लोग तैयार हो गए, लोगों का माइंडसेट डेवलप कर दिया गया, तो करें इस चीज में भी माइंडसेट डेवलप। आप जनरली इसकी एक मास कैंपेन चलाएं, लोगों को समझाएं कि हमारे लिए कितना जरूरी है। तो अब आमिर भाई, हमने गवादर किया, गवादर में लोगों के अरबों रुपया डूब गया। गवादर पे 2 मिनट हमारे पास बाकी है, तो इस पे डिस्कस करें। बताएं गवादर के, जिस तरह गवादर के साथ हॉक्स हुआ पे भी डिस्कस करें सर, आप है। हॉक्स पे भी अब डिस्कस हॉक्स पे चले, पहले हॉक्स पे कर लेते हैं। हॉक्स पे के बारे में क्या कहते हैं? हॉक्स पे की भी जो है रिसेंटली कहानी इस पे सुना कब्जा हो सकते गया हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी कब्जा हुआ था तकरीबन 70 एकड़ के ऊपर ना, तो उसके लिए जो है वो हम शुक्रगुजार हैं नासिर हुसैन साहब के, चीफ सेक्रेटरी साहब के, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, और हमारे डीजी साहब हैं, और उनके साथ पूरी टीम उनकी, जिन्होंने अपनी जो है ना इंटरेस्ट दिखाई और उसको ख़त्म करवाया कब्जे को। उन्हें कब्जा इतना आसानी से ख़त्म होते नहीं है, बाउंड्री लग गई थी, उसमें पूरे इदारे शामिल थे जिन्होंने सब ख़त्म करवाया। हम उसके लिए जो है उनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि रोजी रोटी सबकी उठ के साथ ही है, कब्जा शुरू हो जाएंगे तो फिर खाएंगे क्या सब। लेकिन बात यह है कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि आज भी हम 35 साल पीछे खड़े हुए। 89 में पहली बैलेटिंग हुई थी, 2012 में इसकी 5वीं हुई, और आज 2022, यानी कि 35 साल तकरीबन इसको कह रहे हो। लेकिन हम 35 साल के बाद भी वहीं खड़े हैं, पीछे 35 साल पीछे, क्योंकि वहाँ आपने लोगों को ना कोई सहूलत दे दी, ना उनको कब्ज़ा दिया। अच्छा, आप कब्ज़ा दे भी देंगे तो लोग बनाने की पोजीशन में नहीं है, जो कॉस्ट ऑफ लैंड जो इस तरह बढ़ चुकी है कंस्ट्रक्शन की जो है, तो उसके लिए काशी भाई की बात भी थी कि उसके लिए ये है कि आप उस जगह को लीज करें सर, उस इदारों की जो गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं, चाहे वो तेसर है, चाहे एमडी है, और चाहे वॉक्स पे, उस ज़मीन को जो है गवर्नमेंट इदारे लीज करें, ठीक हो और गया, ताकि उसमें बैंक लोन लेके वो काम कर सके फौरी तौर पे। हाँ। काशी भाई, प्रोग्राम अपने आखिरी इख्तिताम की तरफ है। आप दोनों सीनियर है, मेरे मेंटोर है, मुझे बताएं कोई एक नसीहत जरूर करें हमारे सुनने वालों को भी और मुझे भी। देखिए नसीहत तो इस वक्त मैं करना चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान को, जो उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया है रियल एस्टेट के हवाले से कि रियल एस्टेट नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, इसको प्लीज़ खुदारा चेंज कीजिए। आपको अगर, हमें बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आती हैं जब हम दूसरी इकोनॉमीज़ को देखते हैं। आप उठा के देखिए दुबई को, दुबई पूरा डेवलप हो गया, कितना पैसा दुबई के अंदर आया, कहाँ से आया? इसी रियल एस्टेट में आया। आप टर्की को आज देखिए, कितना पैसा टर्की में आया, रियल एस्टेट से आया। बहुत सारी और इकोनॉमीज हैं जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। प्लीज़ यहाँ पे रियल एस्टेट के कारोबार को होने दीजिए,
उसको प्रोडक्टिवली अपनी अपनी इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल करें। हमारे पास लाखों एकड़ जमीन इस वक्त जो है ना बंजर पड़ी हुई है, जिसको हम डायरेक्टली IMF से भी अगेंस्ट जान फॉरेन मिलेगी। एक्सचेंज बेच के बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे कर सकते हैं। Good. लोगों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। जी आदिल भाई, आदिल भाई। मैं काशी भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ। बजाय इसके कि हमें IMF, वर्ल्ड बैंक इनके पीछे पीछे भागने से बेहतर है कि हम अपने ही लोगों को यूज करें इसके अंदर। ठीक, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था हमारा आज का हिडन आई का प्रोग्राम। आखिर में एक बात आपको जरूर बोलूंगा, जो कि मैं जरूर बोलता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, जब एक शख्स अपने घर के अंदर तमाम आसाइशों के साथ, पानी, बिजली, जो कि एक अहम इंसानी ज़रूरत है, उसके साथ अपनी पुरसुकून लाइफ में रहता है, जब वो सारा दिन का थका हारा अपनी फैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ चंद लम्हे आसानी के साथ गुजार लेता है, तो फिर वो एक क्रिएटिव होता है, फिर वो अपने लिए, अपने माशरे के लिए एक फ़ाल शख्स बनता है। तभी वो सोचना शुरू करता है और फिर उस माशरे में पनपता है। वो माशरा सबसे ज़्यादा पनपता है जहाँ एक शख्स पुरसुकून अपनी घरेलू लाइफ से। तो घरेलू लाइफ के लिए भी आपको घर अच्छा चाहिए, बेहतर चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, इस पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। मैं अपने इदारों से भी कहूँगा कि इस शोबे में आसानियाँ अता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला देखते रहिएगा हिडन आई का अगला प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।